मोदी सरकार की महारणनीति की देश और बाह्य हालातों में बाहरी हालातों को लेकर किस तरीके से निपट रही है सरकार, खासतौर पर एलएसी और उसके आसपास बने चीन की तरफ से पैदा किए गए गतिरोध को लेकर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, कर्नल टीपी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ देश रतन निगम साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने कहा था, मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब आपके पास ही सीधे आऊंगा। जो कुछ भी भारत ने अभी तक किया है, जो कुछ भी संदेश अभी तक भारत ने दिए हैं, हम सभी अभी तक डिस्कशन में इसी बात पर आ रहे थे कि भारत को भी टिट फॉर टैट करने की जरूरत है, चोट वहां पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो छोटी हो या कुछ देर की हो, वक्ती हो, लेकिन अब भारत को आगे बढ़ना होगा। क्या क्या भारत कर सकता है 59 ऐप बैन करने के अलावा, जिससे कि गलवान के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर चल रही बातचीत के अलावा कहीं बहुत चाइना को तकलीफ दी जा सके, उसे भी बताया जा सके भारत कुछ कर रहा है। सबसे पहला काम तो ये है कि चीन बौखला गया है, चीन बौखला गया है। चीन ने हमारी वजह से, चूंकि हमने दौलत बेग ओल्डी के ऊपर अपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को बड़ा कर लिया, हमने दौलत बेग ओल्डी तक शौक से लेके 255 किलोमीटर की सड़क बना ली और अब हम सियाचिन से उसके सी पैक गलियारे के लिए खतरा बन गए हैं। यही कहना गलत है सर। सुनिए, सभी टेलीविजन चैनल पर यह बात आ रही है, ये कह के हम चीन के हाथों में खेल रहे हैं। चीन यही चाहता है कि एक बात का ऐसा मुखौटा तैयार हो जाए कि भारत आगे कोई विकास करने से पहले, आगे कोई सड़क बनाने से पहले 10 बार सोचे। लिहाजा इसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो यह है कि हमको उसका कोई कमजोर पॉइंट ढूंढ के उसके ऊपर टिट फॉर टैट जैसा रैशनल या इरेशनल एक्शन करें और उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें। उसके बिना केवल ये कहते कि चीन बौखला गया है, हम लड़ाई के लिए तैयार है। हाँ तैयार है, हमें मालूम है। J-10, J-11, J-17 हमारे भी हैं, सुखोई भी हैं, हमारे जगुआर भी हैं, मिराज भी हैं, ग्लोब मास्टर भी हैं, हरकुलिस भी हैं, हमारे भी T-90 टैंक है, उसके भी हैं। ये कहने की ये सब मालूम है, ये सब हम तैयार कर चुके हैं। मगर ये भी तो मालूम है कि कोई भी वार गेम करके देख लो, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन चाइना विल नॉट फाइट ए वार। अगर चाइना युद्ध नहीं करेगा तो फिर हमें चाइना के साथ बराबरी का दर्जा दिखाने के लिए, बराबरी तो हम हैं, बराबरी से ऊपर का दर्जा दिखाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। वी हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स एंड दैट टू विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास कि वी शुड नॉट गेट इनटू हिज कॉन्स्पिरेसी। ये कहना कि चीन बौखला गया, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, हम ले सकते हैं। डेप्थ में इधर उधर 4-5 स्पॉट पे आया है ना, कितने स्पॉट है? करीब 38 से ज्यादा डिस्प्यूटेड स्पॉट है। ऐसा ही क्यों हुआ आज तक? जब भी हुआ चाइना ने इंक्लूड किया, इंडिया ने किया क्या एक बार भी? क्या एलएसी इंडिया की नहीं है? अगर एलएसी इंडिया की है तो हम भी आउट ऑफ कंफ्यूजन, आउट ऑफ परसेप्शन उस एलएसी को 2-4 जगह जहाँ वो कमजोर है घुस सकते हैं। जी हाँ, 2-4 जगह जाकर भारत को भी वही करना पड़ेगा जो चीन करके अब भारत से बातचीत कर रहा है। वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। वीएन झा साहब, आप भी क्या इस बात को मानते हैं कि टिट फॉर टैट की जरूरत है? और जैसा कि टीपी त्यागी साहब भी यहाँ पर कह रहे थे कि भारत को भी एलएसी को इंक्लूड करना होगा और इसके बाद फिर भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पर उन्हें बुलाना होगा और बैठना होगा, जिस तरह से चीन करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और थोड़ा सा एक करेक्शन करता हूं। मैं कर्नल वीएन झा नहीं हूं, मैं ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा हूं जी, इंडियन एयरफोर्स से हूं जी। अब जहां तक आपका सवाल है अभी जो आपने पूछा हुआ है, ये एक अभी बहुत विकट स्थिति है। देखिए, मामला काफी संगीन है। चीन वो अपनी नीति आज से नहीं दशकों से वही चलाए हुए है और इसी तरह से भारत जो था पहले ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। भारत की 62 का जो लड़ाई था उसके बाद भी भारत ने वो सारे कदम नहीं उठाए जो उनके उठाने थे। और ये जो हमारी कूटनीति थी या जिस तरह की जो रक्षा नीति थी वो थोड़ी सी फॉल्टी थी।
आपने ही अपने चैनल पे दिखाया हुआ था, पहले वाले रक्षा मंत्री कह रहे थे कि डिफेंस बाय डिनायल वो हमारा पॉलिसी था। मतलब हम LAC के हम अपने सीमा पे कोई ऐसा सड़क ही ना बनाए, कोई ऐसा चीज ना बनाए जिससे कि वो अंदर में आ पाए। भाई ये तो गलत नीति थी। और जब तक ये पता चला पिछले वाली सरकारों को कि ये गलत नीति है, काफी देर हो चुका था। आपको याद होगा कि ये 2012 और 2013 में आके जब सरकार ने ये रियलाइज किया कि चीन तो घुसती आ रही है, तो आपको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सारी चीजें बनानी पड़ेगी सीमा के इलाके में। चीन को रोकने के लिए हमें अपनी सेना को LAC पे रखना होगा, क्योंकि जब सेना वहां पे रहेगी तभी चीनियों के गतिविधियों पे आपकी नजर होगी, तभी उनको आप रोक पाएंगे। तो ये काफी देर से उठाया गया कदम था। सिर्फ मैं धन्यवाद देता हूँ अभी के सरकार को, मोदी जी को, जिन्होंने सबसे पहला प्रायोरिटी बनाया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बॉर्डर रोड्स को ही नहीं दिया था, बाकी इवन जो सिविल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, गडकरी जी उन्होंने काफी एक्टिवली बॉर्डर रोड्स को सहायता की और बॉर्डर रोड्स में काफी सारे रोड बनने शुरू हुए। अब आइए वापस आते हैं चीन की जो नीति है। देखिए, चीन को हमें तीनों फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। अभी तीनों फ्रंट हैं। एक तो है डिप्लोमेटिक, जिसमें कूटनीति से अभी चीन के खिलाफ में बहुत सारे देश हैं दुनिया में, इन सारे देशों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इनके जो खिलाफ जितने भी कूटनीतिक हमें लड़ाई की जरूरत है वो सब करना पड़ेगा। चीन आज काफी बौखला जाता है, जहां पे भी आप ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए, जहां पे देशों का अधिग्रहण की बात कीजिए, चीन बौखला जाता है। तो कूटनीति एक हो गई। साउथ चाइना सी जो है वहां पे चीन बौखलाया हुआ है। दूसरा आता है कि इकोनॉमी में चीन को करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और पिछले 15 दिन में ही जो भारत से जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ से चीन को ऑर्डर्स नहीं गए हैं। भारत की जनता जो है भारत सरकार के साथ खड़ी है चीन को हर्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली हर्ट करने के लिए। इकोनॉमिकली हर्ट करने की जरूरत है, तमाम चीजें हैं। पीके सहगल साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन देशरत्न निगम साहब हमारे साथ काफी देर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। निगम साहब, जो भी हालात आप देख रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने संदेश में चीन को लेकर काफी कुछ कह सकते हैं, ऐसा कयास लगातार लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने को इस जगह खुलकर बात नहीं रखी, यानी एक सरप्राइज फैक्टर बनाए रखा चीन के लिए भी और विश्व के लिए भी। लेकिन आपको क्या लगता है, चीन जो तमाम मोर्चों पर उलझा हुआ है अपने पड़ोसियों से, क्यों भारत के साथ विवाद को आग दे रहा है? क्या इसकी वजह भारत अमेरिका के संबंध है, या इसकी वजह खास तौर पर 370 के बाद अक्साई चीन पर भारत का खुलकर बोलना है? देखिए, मैं बड़ा साफ कर दूं, प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट तौर पे तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे चाइना को एक संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है। और दूसरा, हमें उनसे कोई, हमें कम से कम डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमसे डरने की आवश्यकता है, जो गलवान में हुआ और जिस तरह का हमने उनको रिस्पॉन्स दिया। प्रधानमंत्री अपने नॉर्मल कामकाज कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा संदेश था चाइना के लिए। दूसरा, अपोजिशन के लिए, जो कि रोज चाइना चाइना करके अपना सीना पीट रहा था, उनके लिए भी संदेश है कि ऑल इज वेल इन इंडिया। तो ये दो बड़े संदेश प्रधानमंत्री ने बड़े साफ कर दिए। दूसरा, मैं ये आपको बता दूं, जो चाइना कहता है ट्रेड और बॉर्डर अलग अलग रहने चाहिए, वो कभी नहीं हमें करने चाहिए। ट्रेड और बॉर्डर सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारी कूटनीति है, हमारी जो डिप्लोमेसी है, उसी तरह से तो नहीं है देशरत्न निगम साहब, जैसे पाकिस्तान कहता है क्रिकेट को अलग रखना चाहिए। ये बहुत पुरानी चाल है, जिससे कि 2014 से पहले इन चालों को हमारी सरकार को समझ में नहीं आया। क्या कारण था हम कह नहीं सकते, लेकिन तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर पर हो रहा है, या गलवान में जो रिस्पांस दिया गया उनको, और जिस तरह से एयर स्ट्रिप्स एक्टिवेट की गई, उससे साफ जाहिर है चाइना कहीं ना कहीं बहुत परेशान लग रहा है। उस वाजिब है लगना भी चाहिए। दूसरा, जिस तरह से आपने उनके ऐप्स को बंद किया, ये पहली शुरुआत है। देखिए, इससे ही उनके रेवेन्यू पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी वैसे ही जा रही है और उनके ऑर्डर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका देखिए जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ बोला है कि कोविड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि चाइना तैयार नहीं हो रहा है। हमारा क्वाड भी है, जो एक ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इंडिया का एक
जो ग्रुप है जिसको उनकी फॉर्मल करना चाहिए अब, जो कि बहुत जरूरी है। क्वाड ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, और ये तमाम चीजें चाइना को घेरने के लिए फिलहाल शायद एक्टिव होती दिख भी रही है। देश रत्न निगम साहब, पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पीके सहगल साहब, 2 या 3 चीजों से मैं आपके सामने सवाल रखना चाहूंगा। पहला तो ये, कहते हैं जब कोई बहुत ज्यादा शोर मचाए, चिल्लाए, तो वो कहीं बहुत अपने को कमजोर समझ रहा होता है। ग्लोबल टाइम्स लगातार वीडियो डाल रहा है, 62 की याद दिला रहा है, चीन की सेना की ताकत की याद दिला रहा है। गलवान में क्या हुआ वो सामने रखने को तैयार नहीं है। भारत किस स्थिति में है इस वक्त एलएसी के अराउंड, और प्रधानमंत्री का आज खामोश रह जाना क्या इशारा करता है? देखो, डोकलाम के समय भी बिल्कुल चीन इसी माफी की कार्रवाई करता था, अपनी फोर्स की कब्जे दर्शाने की कोशिश करता था, हिंदुस्तान को धमकाने की, डराने की, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना संयम रखा, मीडिया ने अपना संयम रखा और हम केवल मुस्कुराते रहे। अभी भी साफ तौर पे चाइना को कम्प्लीटली अपने भाषण में इग्नोर किया है। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि हिंदुस्तान में एवरीथिंग इज ऑलराइट, लेकिन जहाँ तक चीन का ताल्लुक है हम आपको जरूर सबक सिखा कर रहेंगे। चाइना जो है जैसे वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस को फैलाना चाहता था, उसी माफिक चाइना की कोशिश है कि डिजिटल सिल्क रोड भी के माध्यम से पूरी दुनिया में डोमिनेंस हासिल करे। हिंदुस्तान ने जो 59 ऐप्स को बैन किया है, उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज को बहुत ही जबरदस्त झटका दिया है। एक तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो जा रहे थे वो रुक जाएंगे, अनेकों देश हिंदुस्तान के एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे और चाइना की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज उनको इतना घात लगाएंगे कि आप देखोगे कि चाइना में कई मिलियन लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और ये तो शुरुआत है, हिंदुस्तान के पास अनेकों विकल्प हैं। ये तो इकोनॉमिक विकल्प का एक हिस्सा दिखाया है, इसके अलावा पॉलिटिकल विकल्प है, डिप्लोमेटिक अल्टरनेटिव्स हैं। चाइना की पूरी कोशिश है कि हिंदुस्तान को समहाउ द अदर कन्विंस करे कि अमेरिका से अपने आप को दूर करे। चाइना काफी से ज्यादा चिंतित है जो हिंदुस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है। उसी प्रकार वो काफी दुखी है जो हमारे जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये बढ़ते हुए रिश्ते आते हैं। यानी एक तरीके से चाइना सर्वे सर्वा बनने की कोशिश में तो लगातार था, और उसमें सबसे ज्यादा अगर उसे तकलीफ होती है तो भारत के एग्जिस्टेंस या वजूद से होती है। लिहाजा भारत से उलझकर भारत को दबाने की कोशिश चाइना करता रहा है। लेकिन देश रत्न निगम साहब, आपने जो बात जोड़ी थी, मैं चाहूंगा उसे आप ज्यादा अभी एलोबरेट करें, और वो ज्यादा कहीं खास है। वो जो ऑल इज वेल का फैक्टर जो प्रधानमंत्री की स्पीच में चाइना का ना हो के भी ऑल इज वेल को ज्यादा तवज्जो देना, वो कहीं इस वक्त चाइना के जो रणनीतिकार हैं उन्हें बहुत चुभ रहा होगा कि भारत ने किनारा कर लिया, जिसकी उम्मीद ज्यादा की जा रही थी। आता है जैसा चाइना अभी कर रहा है, या चाइना के बहुत सारी मीडिया कर रही है, या उनकी ऑफिशियल मीडिया मैं बोलूँ, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो वेरियस उनके ऑर्गन्स हैं जो कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अगर भारत कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहा है दुनिया की ट्रेड से लेकर, और उनकी टेक्नोलॉजी को अगर वो धक्का पहुंचा रहा है, तो इसमें जैसे अभी सहगल साहब ने बोला कि बाकी दुनिया भी वो उठा सकती है, वो इशारा है दुनिया की तरफ। दूसरा, भारत को अब ताइवान से संबंधित पॉलिसी, जो तिब्बत से संबंधित पॉलिसी और हांगकांग से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, उनको बदलना होगा। ये बहुत जरूरी है, जिससे चाइना को एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और ये किस तरीके से बदला जा सकता है? निगम साहब, अगर आप इसको थोड़ा सा बताएं विस्तार से कि इस पॉलिसी को बदल कर कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ जितने भी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि टिट फॉर टैट की जरूरत है, और उसके बाद चाइना को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना भी जरूरी है। देखिए, इसमें 2 स्तर है, एक तो राष्ट्रीय स्तर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पे आप उनको ट्रेड के जो ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं, अगर 5G है तो यूरोप से आप 5G नेटवर्क ला सकते हैं, या एक D10 बनाने की कोशिश की जा रही है G7 की जगह, उसमें इंडिया वगैरह को जोड़ के, और एक अलग इकोनॉमिक ग्रुपिंग भी चल रही है साथ में, जो कि आपको अगर कुछ निर्भरता अगर चाइना पे है टेक्नोलॉजी या इंपोर्ट्स पे, तो वो वहां से लिए जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से भारत सरकार इस पर सोच रही है। दूसरा, मैं ये इस पर कहना चाहूंगा कि ये जो हांगकांग का जो स्टेटस था, देखिए हांगकांग में जो चल रहा है वहाँ पे वो जिस तरह के लॉज ला रहे हैं, तो वो ब्रिटेन के साथ जो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था वो उसका उल्लंघन है। तो अगर वो एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, तो जैसे यूएस और बहुत सारे देश सोच रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है हांगकांग का उसको खत्म किया जाए और उसको वापस 1994 का जो स्टेटस था
ब्रिटेन के साथ उसको दे दिया जाए। और ताइवान के बारे में भी मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि ताइवान को चाइना का हिस्सा ना माना जाए। और दूसरा रहा तिब्बत आपको याद होगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जम्मू कश्मीर के महाराजा के साथ हरि सिंह के साथ किया गया था, उसमें तिब्बत जिसको कहते हैं हरि सिंह की सुजरैनिटी में था, और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में मेंशन्ड है और दिया गया है हमारे, जिससे भारत में उसका जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। तो तिब्बत को चाइना का हिस्सा ना मान के उसको आप ये बोलिए कि आप देखिए 100 साल पहले के मैप उठा के देख लीजिए, तिब्बत उसका हिस्सा नहीं था। 49 में भी देख लीजिए तो तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं था। तो दुनिया अगर ये कदम भारत उठाता है तो दुनिया के सामने साफ मैसेज जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन है चाइना का। यानी एक कॉन्सेंसस बनता तो नजर आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, और इसके साथ साथ अगर हम उइगर को भी देख लें तो इन सारी जगहों पर अगर चीन को चोट पहुंचाने की यहाँ पर एक स्टैंड लेकर कोशिश की जाएगी, तब चीन वाकई उस स्थिति को महसूस करेगा जैसा वो पैदा करने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया आप उन तमाम सभी लोगों का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दी कि देश में ऑल इज वेल, सब कुछ है, सारी चीजें बेहतर है, सरकार सबको देख रही है, और जहां तक सीमा की बात है तो बेहतर तरीके से सेना देख लेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।